नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज आप सब लोग को मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से दिवाली की शुभकामनाएँ। आज मुहूर्त ट्रेड भी होगा, कल बलिप्रदानी है और कुछ लोगों के लिए भैया दूज भी। मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आप लोगों के लिए कल की त्योहार के लिए पहले ही शुभकामनाएँ। कल भी रात आपसे मिलूँगा। लेकिन आज का ताज़ा खबर क्या है, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। पहले हम सोना से शुरू करते हैं। सोना में अच्छा खबर है, वापस सोना ऑल टाइम हाई के पास जाके बैठ गया है। चेन्नई में 12,200 के आसपास 22 कैरेट, 13,250 के ऊपर 24 कैरेट और 10,000 के ऊपर 18 कैरेट पहुंचकर बैठ गया है, फर्म हो गया है। और अभी भी न्यूज़ बहुत तगड़ा न्यूज़ है कि चाइना, पोलैंड, कजाकिस्तान इन जैसे देशों गोल्ड को खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल गोल्ड के लिए न्यूज़ पॉजिटिव है। धनतेरस के दिन में टाइटन के शोरूम तनिष्क में अनेक जगहों में गोल्ड का स्टॉक खत्म हो गया। अजय चावला ने कहा कि शायद तनिष्क का सारा स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। तो गोल्ड का स्टॉक ही नहीं था कई जगहों में। चांदी का हाल तो हम सब कुछ जानते हैं कि चांदी का स्टॉक भी लगभग खत्म हो गया। लेकिन चांदी के लिए अच्छी खबर नहीं है। चांदी का दाम गिरता जा रहा है। चेन्नई में 203, 204 तक गया था, वहां से गिरकर 188 तक आ गया और नीचे आ सकता है। 2 हफ्ते लगेंगे इस शॉर्ट स्क्वीज को लंदन में अनवाइंड करने के लिए। अगर अनवाइंड हो जाती है तो बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मैंने कल आपको वार्निंग दी, अगर आप लिवरेज में सोना या चांदी को खरीद कर बैठ रहे हैं तो आप इसे तुरंत लिक्विडेट कर दें। सोना भी लिवरेज में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, चांदी तो बड़ा नुकसान देगा। क्योंकि कल जैसा मैंने बताया, आप लोगों ने मॉर्गेज फाइनेंस लेके ब्रोकर्स में से चांदी में लोडअप किए हैं। जब जब इंटरनेशनल मार्केट में गिरेगा, इंडिया मार्केट में और गिरेगा। और फ्यूचर्स मार्केट में जब थोड़ा गिरावट है, स्पॉट मार्केट में और गिरावट आएगा और सिल्वर ईटीएफ में बड़ा पनिशमेंट आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको अनुरोध किया कि आप ये लिवरेज कट करें और जो एमटीएफ में सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ रखे हैं, इनको सिर्फ कैश में बदल दें पोजीशन को। आप नहीं है कैश तो आप बेच दें। अगर आपके पास कैश है तो बाहर से कैश लेके ब्रोकर फाइनेंस को ख़त्म करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस साल सिर्फ 20% का एक्सपेक्टेशन है मुझे गोल्ड में। अगर 20% का गोल्ड ऊपर जाता है, 18% ब्रोकर का जाएगा या फ्यूचर्स में प्रीमियम के नाम एक्सचेंज का जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप इससे बचे रहें। इसे आपको बताना मेरा कर्तव्य है, मैंने ये बता दिया है। तो गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है, ये अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। गाज़ा में फिर से युद्ध शुरू हो गया है। नेतन्याहू फिर से गाज़ा को बम कर रहे हैं। तो ट्रंप ने जेडी वांस को भेजा है ताकि इसराइल से बात करके उसे कम करने की कोशिश में। लेकिन ये तो नाकाम रहेगा। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट है। 11% प्रॉफिट ऊपर उठा है और एनपीएस कंट्रोल में आ गए हैं। 18,000 करोड़ के आसपास उनका प्रॉफिट्स हैं और डिपॉजिट्स भी ग्रो किए गए हैं। डिपॉजिट्स फास्टर ग्रो हो रहे हैं, क्रेडिट से थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। इसका मतलब है जो एचडीएफसी बैंक का मर्जर का प्रॉब्लम था, उसमें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का प्रॉब्लम था, वो अब अंत होते हुए देखता है। उसमें थोड़ा सुधार हुआ होगा क्योंकि मेरे पास दिवाली कल था, मैं देख नहीं पाया एग्जैक्टली कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर होगा। तो ये उनके लिए पॉजिटिव थी। मार्केट में थोड़ा ऊपर उछाल उठी, ऑलरेडी 52 वीक हाई के आसपास हो गई है क्योंकि पिछले 1 साल में
एचडीएफसी बैंक में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी, कोई मूवमेंट ही नहीं दिखी। आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया, आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट सिर्फ 5% ग्रो किया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इजाफा था, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट 12,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब है एचडीएफसी ट्विंस सब मर्ज करके लगभग 30% की एडवांटेज है। ये एडवांटेज और बढ़ेगा। एचडीएफसी इस रेस में आगे है, लेकिन आईसीआईसीआई में ये सुधार जो होना था वो सब 2 साल पहले ही चंदा कोचर को बाहर निकालने से वही उसी सेम से हो गया। बैलेंस शीट का रिपेयर हो गया, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पॉजिटिव है, क्रेडिट कार्ड्स में अमेज़न के साथ को ब्रांडिंग कर कर उनका पोजीशन बहुत अच्छा हो गया। इसीलिए उनसे उनका पोजीशन भी अच्छा है, लेकिन ये छोटा बैंक है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक और वैल्यूएशंस और कॉस्टली है। इन सबको आपको नज़र में रखना चाहिए। दोनों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। मैंने कल कर्नाटका बैंक में जो प्रॉब्लम था उसके बारे में आपको बताया। आज जिन बैंकों को और मैंने रिकमेंड किया था कंसिडर करने के लिए, उसके बारे में भी मैं विश्लेषण करूँगा। पहला ये देखना चाहिए आईडीएफसी बैंक का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेट प्रॉफ़िट वो सुधारा है 7 या 5 ईयर ऑन ईयर 7%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% ऊपर उठा है। लेकिन ओवरऑल अगर नेट प्रॉफ़िट देखें तो 75% ऊपर है, क्योंकि पिछले बार में एक उन्होंने माइक्रो फाइनेंस के लिए एक बड़ा प्रोविज़न की। वैद्यनाथन ने कहा कि पिछले 3-4 क्वार्टर्स में उनकी जो माइक्रो फाइनेंस पोजीशन के कारण उनका प्रॉफिट्स और बैलेंस शीट अफेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने उसे ठीक करवाया। माइक्रो फाइनेंस स्टेबलाइज हो चुका है। इससे स्टॉक में भी उछाल आया, लगभग 75-76 में है। मैंने इसको पहले 20-25 में कंसिडर करने के लिए बोला, 60 तक कंसिडर किया आप लोगों ने। आईडीएफसी से मर्जर के बाद भी कंसिडर किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो आर्बिट्राज मिला उसको भी आपने एक्सपेक्ट किया। अगर आपने इन सबको ठीक-ठाक किया होता, लगभग ₹40 में होता। अब लगभग 100% ₹36 की प्रॉफिट में है, ₹40 की इन्वेस्टमेंट में। ये सब 2 साल में हुआ होगा। ये तो मैं मेरा तमिल चैनल में डिटेल्ड आपको 2 साल की वीडियो में ये सब डिटेल्स मिलेगा। दूसरी बात है फेडरल बैंक की स्टॉक्स 10% जंप हुई, लगभग ऑल टाइम हाई के पास गई, 229 तक गया था। प्रॉफिट्स 9.5% डाउन थी, लेकिन इसीलिए था कि केवीएस मणियन जो कोटक महिंद्रा से रिज़ाइन कर कर इधर एमडी बनकर आए हैं, वो बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मार्केट ने इम्प्रूव क्रेडिट क्वालिटी को दिखा और फ्यूचर को देखते हुए इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई के पास लेके गया। अभी ये स्टॉक भी एक्सपेंसिव है। हमने इसे 80 से 110 में कंसिडर किया। आपको 100% का प्रॉफिट मिल चुका है। दूसरी बात ये है कि हमें कल भी मैंने बताया कि साउथ इंडियन बैंक में आपका प्रॉफिट्स बहुत अच्छा रहेगा। ₹5 से हमने इसको शुरू किया, ₹37 तक अभी है, तो आपका प्रॉफिट्स बहुत तगड़ा है। अगर आपको डाउट्स है, शक है, तो आप इसको एग्ज़िट कर सकते हो साउथ इंडियन बैंक को। ये तीनों बैंक्स पर्सनैलिटी कॉल्स थे, एक था पीआर शेषाद्री, दूसरा केवीएस मणियन और थ्री वैद्यनाथन। इंडसइंड बैंक में टाइम लगेगा। अभी एक नया मैनेजमेंट आया है, वो टीम रिक्रूट कर रही है, प्रीवियस लॉसेस को राइट ऑफ कर रही है। 1.5 साल में यही रिजल्ट आपको उधर भी देखने को मिलेगा। आखिर मैं फार्मा कंपनीज के बारे में बात करना चाहता था। फार्मा कंपनीज में डॉक्टर रेड्डी की दाम पिछले 3-4 सेशन से ऊपर है, फिर भी 1 साल में 4% नेगेटिव है, लेकिन फार्मा इंडेक्स तो 4% ऊपर है। मेरे दोनों स्टॉक जिनको मैंने पिछले 18 मंथ से रेकमेंड कर रहा हूँ, नैटको और डॉक्टर रेड्डी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो नो डेट फ्री कंपनीज़ हैं, ट्रम्प ने कह दिया है कि जेनेरिक्स में कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, तो ये दोनों कंपनी अच्छा करेंगे। और फाइनली
मैंने सिप्ला को कंसिडर करने के लिए बोला था 2 साल पहले। सिप्ला आज 52 वीक है के आसपास है। तो फार्मा हमारा अच्छा कर रहा है, हमारा बैंक का पिक्स अच्छा कर रहा है, सोना अच्छा कर रहा है और हमने जापान को रिकमेंड किया है। जापान एक नया फाइनेंस मिनिस्टर आने के कारण लगभग 50,000 के आसपास जाके कुछ कम हुआ है। तो मैंने और मेरे भाई ने जापान को इन डिटेल डिस्कस किया है, बी रिच नाम के हमारे चैनल में। उसका लिंक भी मैं नीचे डालता हूँ। अगर आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में रासुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। मेरे भाई को इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें इस चैनल को देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।